कलम की जय बोल। अखबार केवल खबरों से रंगे हुए चंद पन्ने नहीं, हमारे समाज का आईना भर भी नहीं। वे तो हमारे हैं सहचर, प्रेरक और उत्प्रेरक, सीख और सुझाव देने वाले सखा, जरूरी होने पर फटकार लगाने वाले अभिभावक भी। हमारे समाज के निर्माण में समाचार पत्रों के योगदान के ढेर सारे पक्ष हैं। इसीलिए देश आज जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये अवसर स्वतंत्रता संघर्ष में शब्दों की रणभेरी बजाने वाले समाचार पत्रों के योगदान का आभार जताने का भी है। स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई अगर क्रांतिकारियों के बलिदानों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों, आंदोलनों की दास्तान है, तो इसमें उन तमाम लेख, संपादकीय और टिप्पणियों की गूंज और हुंकार भी शामिल है, जो असंख्य देशवासियों के लिए चिंगारी बनकर उनके हृदय में देश प्रेम की ज्वाला जगाते रहे। उन पत्रकारों, संपादकों के योगदान से भी रंगी है, जिन्होंने मातृभूमि की बेड़ियों को तोड़ने के लिए शब्दों को अपना अस्त्र बनाया और इसकी कीमत चुकाई, कभी कठोर कारावास से तो कभी अपने बलिदान से। फिरंगियों की हर कोशिशों को नाकाम करते, उनकी कठोर यातनाओं को हंसकर सहते, शास्त्र को शस्त्र और कलम को बंदूक बना लेने वाले समाचार पत्र के पन्नों और उन पर लिखे अक्षरों से आजादी का शंखनाद करते। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो के विश्वास को गहरा करते ऐसे ही संपादकों और पत्रकारों की दास्तान सुनाती ये श्रृंखला कलम की जय बोल। आजादी की रणभेरी बज चुकी थी। 1857 के गदर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चूलें हिला दी थीं। मंगल पांडेय का बैरकपुर में विरोध, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला और उनकी फांसी, मेरठ में सैनिक विद्रोह और दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया जाना, अंग्रेजों से जंग में उनके बेटों का मारा जाना, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देना, अवध में बेगम हजरत महल और बिरजिस कदर के नेतृत्व में भयंकर संग्राम, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों से संघर्ष, अजीमुल्लाह खां के गीत ने हुंकार भरी, जिसमें सभी के स्वर शामिल हो गए। हम हैं इसके मालिक, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तां हमारा, ये पाक वतन है कौम का, ये पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। हम हैं इसके मालिक, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तां हमारा, ये पाक वतन है कौम का, ये पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। हम हैं इसके
विद्रोह, संघर्ष और संग्राम की इस पृष्ठभूमि में पत्रकारिता और साहित्य का एक युग आकार लेता है। एक ऐसा युग जो लंबे समय तक देशवासियों में देशभक्ति की आग को जलाए रखता है, जिसका अस्त्र अखबारों में छपे हुए शब्द होते हैं। बनारस में 9 सितंबर 1850 को जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी रचनाओं से न सिर्फ हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हैं और खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारित करते हैं, बल्कि वे देशवासियों को देशभक्ति और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। अगर अजीमुल्लाह खां हम हैं मालिक हिंदुस्तान हमारा है की भावना लोगों में भरते हैं, तो भारतेंदु स्वत्व निज भारत गहे का उद्घोष करते हुए निज भारत के स्वत्व का मंत्र देते हैं। भारतेंदु के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पत्रकारों, लेखकों का एक बड़ा वर्ग इस संग्राम में कूद पड़ता है और अपने लेखों से देश प्रेम का आह्वान करता है। इसे भारतेंदु मंडल और भारतेंदु युग के रूप में प्रसिद्धि मिलती है। हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित कहते हैं, भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार थे। साहित्य क्षेत्र में तो उनका महत्व है ही, स्वतंत्रता आंदोलन से भी उनके साहित्य का और उनके जीवन संघर्ष का बड़ा गहरा संबंध रहा है। जब उनका जन्म हुआ 1850, उस समय कंपनी शासन लागू था। उनके पूर्वज काशी के बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वक्त जरूरत उनसे कर्ज लिया करती थी। 1857 का जब पहला गदर हुआ, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तब उनकी अवस्था केवल 5-7 वर्ष की थी। पूरा युद्ध तो नहीं देख समझ पाए होंगे, लेकिन उसके संबंध में एक बड़ा महत्वपूर्ण दोहा उन्होंने लिखा था। उस दोहे में अंग्रेजों के आतंक का वर्णन किया गया है। प्रबल सिपाही द्रोह अनल जल बल नासी, तेहि भय अजहु सिराय सकत नहीं भारतवासी। इसको उन्होंने सिपाही द्रोह कहा था, जैसा अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी कहा करते थे। लेकिन साथ ही ये बताया कि अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया है, कितना दमन किया है, जिससे भारतवासी भयाक्रांत हो गए हैं। दरअसल आरंभ में वे राजभक्त थे, वंश परंपरा से, लेकिन बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत ही विजनरी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों की शोषण राजनीति को भांप लिया था। अपने एक दोहे में कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। पहली पंक्ति में अंग्रेजी शासन की सराहना की गई, सुख साज सजे सब भारी। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि अंग्रेज सरकार हमारा कच्चा माल यहाँ से ले जा रही है, विशेष रूप से कपास। लंका शायद में कपड़े बनाकर भारतीय बाजार में बेच रही है। ये हमारा शोषण है। चाहिए कि कपड़ा उद्योग यहीं स्थापित किया जाए। और क्रमशः उनकी राष्ट्रभक्ति जागृत हो गई। भारतेंदु जी हिंदी का अपना स्वत्व और स्वतंत्र रूप विकसित करना चाहते थे, इसलिए आप देखें इस उपाधियों में भी वो अंतर दिखाई देता है। तो शासन से निराश होकर और उसकी शोषण नीति से दुखी होकर भारतेंदु फिर मन वचन कर्म से राष्ट्रीय नवजागरण में कूद पड़े। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नाटक इस संदर्भ में लिखे, एक अंधेर नगरी और दूसरा भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी प्रकारांतर से अंग्रेजी शासन की पैरोडी है और भारत दुर्दशा में पहली बार उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कि आवो सब मिल रोवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कि भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर बाहर कबो न मूसे। प्रश्न होता है कि क्या सखी साजन? उत्तर देते हैं नहीं अंग्रेज। भारतेंदु जी ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे, रीतकालीन परंपरा से जुड़े हुए थे, भक्त थे, राधा कृष्ण भक्ति में पगे हुए थे। लेकिन नवजागरण के पीछे उन्होंने वो कलापूर्ण कविता छोड़ दी और
जन कविता से जुड़ गए, प्रबोध देना शुरू किया, लोगों को संदेश, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जैसे ईश्वर का स्मरण कर रहे हो कि अब हमारे उद्धार के लिए तुम आ जाओ, या जय जय भारत भूमि भवानी, इन सब में राष्ट्रीय चेतना का भाव पूरी तरह से मुखरित हुआ है। अपनी सारी संपदा उन्होंने खर्च कर दी, नष्ट कर दी, राजा से रंक हो गए। जब उनका निधन हुआ है तो उनके ऊपर हजारों रुपये कर्ज थे, ऐसी दीवानगी उन्होंने धारण की। 34 वर्षों की अवस्था में 250 लगभग 250 कृतियों की रचना करके विभिन्न विषयों से ओतप्रोत, जिसमें भाषा भी है, विचारधारा भी है, नई नई शैलियां भी हैं, इन सब की पहल करते हुए उन्होंने जिस आधुनिकता का श्री गणेश किया, यह जो अभियान था, उसके कारण भारतेंदु जी चिरस्मरणीय रहेंगे। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से काफी पहले ही हिंदी पत्रकारिता ने अपनी यात्रा शुरू कर ली थी। जहां भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत अपने ही शासकों का विरोध करने वाले जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से 1780 में ही हो चुकी थी, वहीं हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कोलकाता से प्रकाशित उद्दंत मार्तंड बना था। हालांकि बांग्ला और अंग्रेजी में 1818 में प्रकाशित होने वाले दिग्दर्शन के हिंदी में भी 3 अंक निकाले जाने के कारण कुछ विद्वान दिग्दर्शन को भी हिंदी का पहला समाचार पत्र मानते हैं। लेकिन हिंदी की पत्रकारिता को एक विशिष्ट ऊंचाई मिलती है बनारस आकर। 1845 में बनारस अखबार और फिर सुधाकर अखबार इसे उस दौर में खासा समृद्ध करते हैं। देश के दूसरे क्षेत्रों से भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के अखबार निकलते रहे, जिनमें मालवा, जगदीप भास्कर, समाचार सुधा वर्षण के नाम प्रमुख हैं, जिनमें सुधार के साथ ही राष्ट्रभक्ति की भावना प्रधान थी। लेकिन 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा और स्वतंत्रता की क्रांति फूट पड़ी, तो पत्रकारिता भी पूरी तरह इस रण में उतर आई। 1857 में दिल्ली के पयामे आजादी का संपादन तो अजीमुल्लाह खां कर ही रहे थे। गदर के कुछ वर्षों तक असफल क्रांति की निराशा थी। हिंदी पत्रकारिता में किंचित ठहराव था, जिसे तोड़ने के लिए और लोगों में एक नया जोश भरने के लिए 1867 में पत्रकारिता का नेतृत्व संभालने आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुनिए भारतेंदु के वंशज दीपेश चंद्र चौधरी से। जी, हम दीपेश चंद्र चौधरी हैं। हम भारतेंदु बाबू की वंश परंपरा में 5वीं पीढ़ी में आते हैं। जहाँ तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का पत्रकारिता से संबंध है, कि सब जानते ही हैं कि भारतेंदु बाबू का जन्म काशी के रईस वैश्य परिवार में हुआ था, जिसका अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। स्वयं भारतेंदु बाबू भी अंग्रेजों के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। भारतेंदु बाबू जब 14 वर्ष के थे तो अपने परिवार सहित उन्होंने पुरी की यात्रा की, और जब वहां से वापस आए तभी उनके अंदर एक नव जागरण की, जो वहां के से जो संस्कृति लेके आए, तो उससे उनमें काफी परिवर्तन आया। और आने के बाद उन्होंने 1867 में कवि वचन सुधा नाम का एक पत्र निकाला। इस पत्र का जो सिद्धांत वाक्य था वो था, खल जन्म सो संजन दुखी, मति होई हरि पद मति रहे, उपधर्म छूटे सत्व निज भारत लहे, कर दुख बहे, बुद्ध तजहि मत्सर नारी नर सम होई जग आनंद लहे। इसका अर्थ कि विदेशी कुशासन के कारण साधारण गरीब जनता से लेकर सुशिक्षित वर्ग सब दुखी है। धार्मिक सुधार तो है ही, मुख्य उद्देश्य अपनी स्वतंत्रता को रखना, दोषपूर्ण प्रणाली न हो, लोग आलस्य को छोड़ें और स्त्री पुरुष समान अधिकार पावें। हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें कवि वचन सुधा में जैसे जैसे उनके जो विचार थे, वो कैसे अपने विचारों को उस पत्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करते थे। वो कहते हैं कि अकाल
का कारण अंग्रेज राज की अनीति का परिणाम है। कहते हैं देखो, जब अंग्रेज आते हैं तो कैसे दरिद्र से रहते हैं, लेकिन जब यहाँ से देश छोड़ के जाते हैं तो वो इतना कुबेर की भांति इतना पैसा लेके जाते हैं। यहाँ के लोगों का उद्योग धंधों को नष्ट करते हैं। बेकार और बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। युद्ध के खर्च टैक्स लगा के यहाँ के लोगों से वसूल करते हैं। यहाँ के माल पर दुगना टैक्स और अपना माल सस्ते में बेचते हैं। सबसे पहले भारतेंदु बाबू ने स्वदेशी का भी नारा दिया। अपने 1873 की कवि वचन सुधा में वो लिखते हैं कि आओ हम सब भारतीय प्रण लें कि आज से यहाँ का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, कभी विदेश का बना हुआ कपड़ा अब नहीं पहनेंगे। व्यापारियों से आह्वान करते हैं कि विलायत जाकर पढ़कर पश्चिम कौशल की शिक्षा अपने देश में लाओ, मशीन उत्पादन के द्वारा गरीबी और अभावों को दूर करो। निज भाषा के लिए वो सबसे ज्यादा कहते हैं, भाषा आपका सम्मान है, अपनी भाषा में बात करिए। जब आप अपनी भाषा में बात करेंगे आप स्वाभिमानी होंगे। दूसरों की भाषा में बात करके आप स्वाभिमानी नहीं हो सकते। इसीलिए उनका निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उस समय भी ये बात हुई कि हिंदी की माध्यम के शिक्षा से विघ्न आएगा, तो स्वयं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की किताब हिंदी में करके उसको छपवाया और इस तरह करके कि नहीं, ऐसा नहीं है कि विज्ञान की बात हिंदी में नहीं हो सकती। साथ ही आदर्श भारतीय नारी और पुरुषों की सोच सहयोगी बनने के लिए भी उनको प्रेरित करते थे। भारतेंदु बाबू एक निर्भीक पत्रकार थे। कवि वचन सुधा के माध्यम से साहित्य सेवियों को भाषा, साहित्य और राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, राष्ट्रीय चेतना जगाई, स्वाधीनता का संदेश दिया, अपने पत्र के सत्य और न्याय के लिए संघर्ष किया। हिंदी भाषा को एक व्यवस्थित तथा सर्वमान्य रूप प्रदान किया और समाज में रूढ़िवादी सांप्रदायिक राजनीतिक गुलामी और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। सहसा विश्वास नहीं होता कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महज 34 वर्ष का छोटा सा जीवन पाया, लेकिन उन्होंने जो लेखन किया, पत्रकारिता और साहित्य की जिस प्रकार सेवा की, भाषा का जिस प्रकार निर्माण किया, राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार के लिए जो प्रयास किए, वे अप्रतिम एवं अद्वितीय हैं। उन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक और भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। भारतेंदु ने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। वे महज 17 वर्ष के थे जब उन्होंने 15 अगस्त 1867 को कवि वचन सुधा मासिक का प्रकाशन शुरू किया। भारतेंदु ने अपने लेखन से राष्ट्र, समाज और भाषा तीनों ही उद्देश्यों की पूर्ति की लड़ाई लड़ी। इस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित सिद्धांत वाक्य में उन्होंने अपने भारत की बात कही तो नारी नर सम हों का भी संदेश दिया। भाषा का निर्माण और प्रसार करते हुए उन्होंने इस पत्रिका में जो भाषा चलाई वो इतनी लोकप्रिय होती गई कि इसे मासिक से पाक्षिक और पाक्षिक से साप्ताहिक कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी के आंदोलन ने तो बहुत बाद में जोर पकड़ा, लेकिन ये भारतेंदु की दूरदृष्टि थी जो वो 23 मार्च 1874 को कवि वचन सुधा में लिखते हैं। हम लोग आज के दिन से कोई भी विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे और जो कपड़ा पहले से मोल ले चुके हैं और आज की तिथि तक हमारे पास हैं, उनको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे, पर नवीन मोल लेकर किसी भांति का भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहिरेंगे। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा की लोकप्रियता के बीच हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। इसके साथ ही उन्होंने बाला बोधनी का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। भारतेंदु इन पत्रिकाओं के माध्यम से जिस प्रकार अंग्रेजों पर चोट कर रहे थे,
और लोगों में देश प्रेम की भावना जगा रहे थे। उससे जल्द ही इनकी सरकारी खरीद भी बंद कर दी गई। अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने के लिए उन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद भी त्याग दिया। उन्होंने स्वाधीनता की भविष्यवाणी करते हुए 6 जुलाई 1874 को कवि वचन सुधा में लिखा, जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ, वैसे ही भारतवर्ष स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ करके भारतेंदु ने वास्तव में एक नए युग का सूत्रपात किया। यह पत्रिका जनता का पक्ष लेने वाली, जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाली, राजनीति के पीछे चलने वाली इकाई नहीं, वरन उसे मशाल दिखाने वाली सच्चाई थी। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के द्वारा हिंदी में निर्भीक देशभक्त पत्रकार कला का आदर्श लोगों के सामने रखा। बलिया के ददरी मेला में 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की जनता को ललकारा। बाद में ये भाषण हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है बताते हुए भारतेंदु तब कहते हैं, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहां से आती है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन किया और देश की तत्कालीन स्थिति के चित्रण के साथ ही अंग्रेजों की कुटिल नीतियों पर प्रहार किया और इससे बाहर निकलने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः नाटक, निबंध, काव्य जैसी विधाओं का सहारा लिया। भारत दुर्दशा में वे कहते हैं, रोवहु सब मिलकै आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उनकी ऐसी कई रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रबोधिनी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी प्रदीप का उद्घाटन किया, जिसमें उनके लिखे भारत तम हरै को सिद्धांत वाक्य बनाया गया। भारतेंदु ने पत्रकारिता के माध्यम से जो ज्योति जलाई, वो 34 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी 1885 को उनके निधन के बाद भी बुझी नहीं। उसे भारतेंदु मंडल के पत्रकारों, लेखकों ने आगे बढ़ाया, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी के नाम प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी बताते हैं, हिंदी पत्रकारिता वैसे तो उदंत मार्तंड से शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत शुरुआती दौर था। 19वीं सदी का जो परवर्ती काल था, उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। हिंदी पत्रकारिता का भारतेंदु युग। असल में ये इस दौर में बहुत ओजस्वी, विचारशील और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत परिपत्र निकले।
आप देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हम इस युग को जानते हैं। जाहिर है कि उनकी पत्रकारिता बहुत प्रखर, दूरदर्शी और उद्देश्यों से भरी हुई थी, सोद्देश्य थी। और भारतेंदु की प्रखरता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि वो सिर्फ 17 वर्ष के थे। 15 अगस्त 1867 को उन्होंने कवि वचन सुधा नाम का मासिक पत्र शुरू कर दिया था। और इस पत्र में लोगों को हिंदी पत्रकारिता का एक नया आस्वाद मिला था, नई भाषा और नए तेवर मिले थे। इसीलिए ये बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत जल्दी ही इसे मासिक से पाक्षिक, फिर पाक्षिक से साप्ताहिक कर दिया गया था। आप देखिए कि 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम दे देते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका में गंभीर और मनोरंजक रचनाएं भी छपती थी। वो ये है कि उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की जो शोचनीय दशा थी उस पर बहुत उनकी निगाह गई और उसको समाज का सोच बदलने के लिए उन्होंने बाला बोधनी नाम से एक पत्र 1874 में शुरू किया था। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति, यानी जो जैसा पुरुष है वैसी स्त्री है, जैसे हरि है वैसी ही राधिका है। तो ये बराबरी, स्त्री और पुरुष की समानता का जो उद्घोष भारतेंदु ने किया था उसे रेखांकित करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि वचन सुधा में उन्होंने 23 मार्च 1874 को एक संपादकीय लिखा था। संपादकीय क्या था, उसे प्रतिज्ञा पत्र कहा था उन्होंने। और उस प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने जनता का आह्वान किया था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दे और स्वदेशी अपनाए। भारतेंदु की जो भाषा थी उसे हम खड़ी बोली का प्रारंभ भी कहते हैं और वो इस समय हिंदी बन रही थी। बल्कि एक आपको बताऊं, मैं सुनाऊं, एक उनका उदाहरण है। उन्होंने हिंदी पर ये लिखा था, हिंदी क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी हिंदी बन रही है, तो वो लिखते हैं कि हिंदी में अभी तक जो किताबें बनी हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो देखिए क्या लिखते हैं कि हिंदी में अब तक जो ग्रंथ बने हैं वे भाषा की बाल अवस्था के समझे जाते हैं, यानी बचपन चल रहा है हिंदी का, और ज्यादातर इसमें अनुवाद होते हैं। अब वो क्या कहते हैं, देखिए सुनिए, अब हिंदी में इन उत्तमोत्तम प्रकरणों पर ग्रंथ होने चाहिए: भूगोल, खगोल, इतिहास, विज्ञान, शिल्प, देशोद्धार, सामाजिक और राजनीतिक नाटक, उपन्यास, परिहास आदि आदि। ये आप देखिए, भारतेंदु उस वक्त भी ये कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी ही सही जानकारी होनी चाहिए, तभी वो विद्वान कहलाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता की जो नींव रखी वो बहुत मजबूत नींव थी और उसका सिरा, उसके जो पल्लव हैं वो आज आधुनिक पत्रकारिता तक आते हैं। भारतेंदु की पत्रकारिता को आज याद करना और उनके लिखे पर मनन करना बहुत जरूरी मुझे लगता है। ये थी भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान पत्रकारिता एवं पत्रकारों पर आधारित धारावाहिक कलम की जय बोल की पहली कड़ी। शोध एवं आलेख आलोक पराड़कर, वाचन स्वर राजकिशोर प्रसाद, सत्यानंद वर्मा और अतिश कुमार श्रीवास्तव, संपादन एवं प्रस्तुति सत्यानंद वर्मा और अतिश कुमार श्रीवास्तव।